हेलो एवरीवन, IS@अचीवर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इसी नेम से गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप बहुत सारे फ़ायदे वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो में यूपी PCS में 2021 को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र के सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि स्टेट PCS में कुछ जगहों पे ऑप्शनल ख़त्म किए जा चुके हैं, परंतु UPSC के अकॉर्डिंग चलता है और UPSC में अभी एक ऑप्शनल बरकरार है। उसी के अकॉर्डिंग यूपी ने भी अपने यहाँ पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब एक ऑप्शनल पर खुद को केंद्रित किया है। तो इस वजह से अब GS और ऑप्शनल को संतुलित करते हुए चलिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी PCS के सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया गया है वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, समाजशास्त्र के मूलभूत आधार, जिसमें कि आपको समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, उसकी प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक निश्चित ही आने होते हैं मेंस में। तो यहाँ से अगर आप अच्छा करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका गैस सॉलिड रहता है, सटीक रहता है कि इस टॉपिक से अगर हमने पढ़ लिया है तो जो भी क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें सिलेबस का जो स्वरूप है वो टू द पॉइंट है और इसको आपको व्याख्यायित करने में बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ दिया हुआ है आपको उसी को एज इट इज़ अपने शब्दों में लिखना होता है। तो जैसे कि समाजशास्त्र का उद्भव है, तो समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे क्या इतिहास रहा है, किन विचारकों का योगदान रहा है, फिर अध्ययन क्षेत्र के लिए समाजशास्त्र को जो भी एफर्ट करने पड़े हैं उस दिशा में जिसका भी प्रयास रहा है समाजशास्त्रियों का, और साथ ही उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां रही हैं, सामाजिक स्थिति, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ उस दिशा में वस्तुनिष्ठता की समस्या एवं सामाजिक विज्ञानों से मापन की जो तुलना होती थी कि हर जो विषय उस समय जो उत्पन्न हुआ था उसका क्या आधार था कि विज्ञान के आधार पर ही उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी क्लास में दे दी जाएगी। साथ ही जैसे कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय को आगे बढ़ाने के लिए शोध अन्वेषण विधियाँ जो भी यूज होती हैं कि किस किस माध्यम से उस विषय का विकास और जानकारी उसमें प्राप्त की जाए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। किसी भी विषय में जो मानवीय विषय हैं उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो बहुत ही नवीन है। आप सभी को पता होगा कि कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र टर्म का यूज पहली बार किया गया और इन्हीं को जनक माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, प्रकार्यवाद। इसमें है रैडक्लिफ, ब्राउन, मैलिनस्की और मर्टन को पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट संघर्ष सिद्धांत, जिसमें आपको कार्ल मार्क्स, डैरेंडॉर्फ और लेवी स्क्रूजर को पढ़ना है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, CH कूले, GH मीड और हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक है संरचनावाद, जिसमें लेवी स्ट्रॉस, SF नडेल और पार्सन्स एवं मर्टन को पढ़ना है। इससे एक बात साफ होती है कि जो परिप्रेक्ष्य होता है, नज़रिया, किसी भी विषय को देखने का एक नज़रिया होता है, उसके लिए जो डिवाइड किया गया है कि समाजशास्त्र को देखने का जो नज़रिया होगा उसके आधार पर जो भी समाजशास्त्रियों ने अपने योगदान दिए हैं उनको पढ़ना है आपको। और इस टॉपिक को पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये इन परिप्रेक्ष्य को आपको इंक्लूड करके आंसर अपना लिखना होता है। सामाजिक स्त्रीकरण हो या फिर कोई भी जाति व्यवस्था हो
या परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन को देखने का नज़रिया हो, या महिलाओं की स्थिति को देखने का नज़रिया हो, इन सब के लिए ये सारी जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उनको दिमाग में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही उस दिशा में विचारकों के क्या योगदान रहे हैं, उन्होंने क्या बात कही है। आप अपने आंसर राइटिंग में जब भी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने बात के समर्थन के लिए साथ में किसी ना किसी विचारक के स्टेटमेंट, उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को शामिल करके अपने उत्तर को और समृद्ध करना होता है। तो इसलिए समाजशास्त्र को साइंटिफिक तरीके से पढ़िए, कार्य कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस का बोझ भी बहुत कम रहेगा और साथ में आप उसको बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से अप्लाइड तरीके से मिला के, और जो भी इसका सैद्धांतिक पक्ष है, अप्लाइड पक्ष है, उसको आप तुलनात्मक रूप से पढ़ के तैयार कर लेंगे जल्द से जल्द। थर्ड टॉपिक है समाजशास्त्र के अग्रणी विचारक, यानी शास्त्रीय विचारक जिनका स्टार्टिंग में जो योगदान रहा है समाजशास्त्र के लिए, उनको और उनके जो भी योगदान रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट, उनको पढ़ना है। उससे जुड़े क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे कि जो भी विचारकों के कथन होते हैं या विचारकों के योगदान होते हैं, उनको उनके ही नज़रिए, उन्हीं की चश्मे से देख के समाज को, जिस तरह उनकी परिस्थितियाँ, उसमें उन्होंने जो भी दिया है, बस उसको आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है उसके साथ लिखना होता है। बस शब्दों में आपके मौलिकता होनी चाहिए, किताबी भाषा कम होनी चाहिए, आपकी अपनी एक समझ होनी चाहिए। उससे आपके जो भी आपका उत्तर पढ़ेगा एग्जामिनर, वो समझेगा कि आपको विषय के बारे में अच्छी समझ है। तो इसलिए ये जो तीनों टॉपिक हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शुरुआत में जब ये क्लियर रहेंगे तो आपके अदर टॉपिक में आपको हेल्प मिलेगी। अग्रणी विचारकों में पढ़ना किनको किनको है? ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। इसकी अवधारणा, फिर इसके सिद्धांत में देखिए मार्क्स, वेबर, डेविस मूर कैसे, मतलब मार्क्स को अगर आपने पढ़ लिया है तो उनकी थ्योरी आपको पता रहेगी। तो यहाँ पे आप उनके इस आयाम को, स्तरीकरण के लिए उनके क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या क्या उन्होंने दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये क्लियर रहेगा। तो आप बहुत जल्दी उसको अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आए तो भी आप आंसर अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें दिया गया है विवाह, परिवार तथा नातेदारी। इसमें विवाह के प्रकार, स्वरूप, सामाजिक विधानों का प्रभाव, परिवार संरचना एवं प्रकार, परिवार के बदलते प्रतिमान, परिवार सत्ता एवं नातेदारी, समकालीन समाज में विवाह एवं लिंग भेद की भूमिका। अब ये टॉपिक आपको सेकंड पेपर में भी पढ़ना है और ये टॉपिक आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। ऐसे ही सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण का टॉपिक आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है और पेपर 2 में भी पढ़ना है। तो इसको ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पेपर 1 का जनरलाइज टॉपिक पढ़ लिया है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके सेकंड पेपर के लिए। उसमें क्या करना होगा, सेकंड पेपर में आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य को फोकस करना होगा। हालांकि जो सिद्धांत होते हैं और जो भी थ्योरी होती है वो आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में जब आता है थोड़ा सा, तो चूँकि यहाँ पे जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और जाति सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण में भी है, परिस्थितियों भूमिका, जातियों वर्ग, और आपको सेकंड पेपर में भी जाति पर फोकस करके क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दोनों पेपर में आपके लिए हेल्पफुल है। और जो भी समाजशास्त्र में नए हैं, जिनका नया ऑप्शनल है, अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र को, तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखिए। साथ में बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ समाज के बारे में जो समझ होगी वो अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद आप सिलेबस को धीरे धीरे करके आप जल्दी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसमें पढ़ना है आपको इसकी अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तन, सामाजिक नीति एवं विकास, राज्य का हस्तक्षेप, ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना, समावेशी विकास एवं सतत विकास।
नेक्स्ट, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, इसमें पढ़ना है संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक आयाम, विनियम के प्रकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक विकास, शक्ति की प्रकृति, व्यक्तिक सामुदायिक अभिजनोन्मुख, वर्गगत राजनीतिक सहभागिता के रूप, जनतांत्रिक एवं निरंकुश। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर, उसमें है धर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें पढ़ना है आपको, इसमें परंपरागत एवं आधुनिक समाजों के बारे में पढ़ना है, साथ ही धार्मिक विश्वास की भूमिकाएं क्या क्या हैं, विज्ञान से इसकी तुलना, फिर विज्ञान एवं सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे नियंत्रण करता है, धर्म और विज्ञान दोनों समाज को, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का जो योगदान है और उसके कारण जो सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक परिणाम जो भी निकल कर आते हैं, इसका क्या क्या प्रभाव आपका और इंस्टीट्यूशंस पे पड़ता है सामाजिक रूप से, उसका अध्ययन करना है इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 9 नंबर, जनसंख्या एवं समाज, इसमें आपको जनसंख्या से जुड़े कुछ सिद्धांत हैं कुछ विचारकों द्वारा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही इसमें गठन एवं प्रवास वृद्धि, भारत में स्पेशली भारत को फोकस किया गया है यूपी के सिलेबस में, तो आपको भारत को दोनों पेपरों में ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया पर्सपेक्टिव में दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो तुलनात्मक आप पढ़ेंगे सिलेबस को, पहले पेपर 1 का सिलेबस अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत हद तक आपका पेपर 2 का भी सिलेबस क्लियर हो जाएगा। में जनसंख्या शिक्षा, भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या का आकार और कुछ सिद्धांत, और पेपर 2 जो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, भारतीय समाज के आधार क्या रहे हैं, जैसे कि परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन में धर्म कर्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, जैसे 4 आश्रमों के बारे में है, पुरुषार्थ संस्कार क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता में जैसे बौद्ध, इस्लाम, पश्चिम का प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक फिक्स होता है क्वेश्चन यहाँ से। सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें देखिए पहले वाले पेपर में भी है सामाजिक स्तरीकरण, उसमें जाति पढ़ना ही है, अब इसमें जाति व्यवस्था को विस्तृत रूप से पढ़ना है भारतीय संदर्भ में। सांस्कृतिक संरचनात्मक दृष्टि, जाति के बदलते प्रतिमान, जाति एवं वर्ग, समानता तथा सामाजिक न्याय संबंधी विचार, भारत में कृषक और औद्योगिक वर्ग संरचना, क्योंकि भारत क्या है अभी भी मैक्सिमम जो है कृषक समाज है, कृषि पे आधारित, अभी भी नगरी की जनसंख्या हमारे यहाँ 31 नियर अबाउट 31% है। मध्यम वर्ग का उदय, जनजातियों में वर्ग, दलित चेतना का उद्भव एवं विकास, ये सारे टॉपिक जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सामाजिक स्तरीकरण, तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एक फिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विवाह परिवार एवं नातेदारी, जिसमें आपको विभिन्न निर्जातीय समूह में जो विवाह का प्रकार होता है उसको पढ़ना है। जैसे कि जनजातियों में विवाह का प्रकार अलग होता है, सामान्य विवाह का प्रकार अलग होता है, तो उसका तुलनात्मक आता है। परिवार संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक पहलू, बदलते प्रतिमान, फिर अभी वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है विवाह के स्वरूप में उसके बारे में, फिर जो भी संवैधानिक अधिकार या फिर जो विधान बने हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं उसका क्या प्रभाव आता है। मैरिज एक्ट हैं, अलग अलग जो मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों के आधार पे बने हुए हैं, उनका क्या है परिवार और विवाह और नातेदारी पे इफेक्ट, ये सब कुछ तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसमें नातेदारी व्यवस्था एवं क्षेत्रीय अंतर एवं उसका परिवर्तित स्वरूप, विवाह परिवार एवं नातेदारी से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अब उसमें आपको इन सभी को अच्छे से, इनके कॉन्सेप्ट्स को, साथ में विचारक को ध्यान रखते हुए पढ़ना है, और जो भी वर्तमान में परिवर्तन है, सामाजिक विधान है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के पूछने के तरीके पे आपको आंसर करना होगा, और उसमें जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, आप लिख के कुछ आते हैं और फिर कहते हैं मुझे नंबर नहीं मिले। आप पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए, फिर सिलेबस को तोड़िए कि कैसे क्या है। अब बदलते प्रतिमान से क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें बदलते प्रतिमान ही लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जैसे जिसमें जजमानी व्यवस्था, भूस्वामित्व व्यवस्था,
भूमि सुधार, उदारीकरण, वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, समावेशी विकास एवं सतत विकास, हरित क्रांति, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली एवं स्वरूप, राजनीतिक दल एवं उनकी रचना, राजनीतिक अभिजनों की संरचना, परिवर्तन एवं उन्मुखता, शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता, विकास में राजनीतिक प्रभाव। ये है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सभी को पढ़ना है कि समाज में इनका क्या योगदान है और किस तरह से एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रभावित होते हैं, और जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है उन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। शिक्षा और समाज, परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, शैक्षणिक समानता में परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्याएं। अब वर्तमान में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि कोरोना से जो शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो असमानता उत्पन्न होगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। यही होता है अप्लाइड सोशियोलॉजी। आप ये तो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आप इसको कितना अप्लाइड कर सकते हैं। कोरोना से एक क्वेश्चन आया भी था जोड़ के कि कोरोना की वजह से महिलाओं की स्थिति में ऐसे आया था एग्ज़ाम में, मेंस में। तो इसलिए आप ध्यान रख के पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको अगर जोड़ पा रहे हैं करंट एरा से तो आप उसको जोड़ के पढ़िए, प्रासंगिकता देखिए। किसी भी समाजशास्त्री को आप पढ़िए तो पढ़ने का एक उनका पर्सपेक्टिव देखिए, साथ में उनकी प्रासंगिकता देखिए कि उन्होंने जो थ्योरी दी है वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। उसी तरह शिक्षा पे अगर किसी विचारक ने अपना विचार रखा है तो आप उसको आज के समय में, वर्तमान के समय में वो कितना आप अप्लाइड कर सकते हैं। उन्होंने तब कहा है, इतने सालों पहले कहा है, और आज कितना वो उसको आप प्रासंगिकता के साथ मौलिक अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातीय, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठन। इसमें आपको पढ़ना है जनजातीय समुदायों की विशिष्ट विशेषताएं और उनका वितरण, जनजाति एवं जाति पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं, जनजातियों की सामाजिक समस्याएं और अस्मिता, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, परंपरावादी शक्ति संरचना, जनतंत्रीकरण एवं नेतृत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज से क्वेश्चन फिक्स होता है। और ग्रामीण रूपांतरण की नवीन रणनीतियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो योजनाएं बनाई गई थी शुरू में उनको देखना है। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का भी इफेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा पंचवर्षीय योजनाओं का। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाए गए, उसके बाद पंचायती राज में कब परिवर्तन हुआ, कब लागू हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर है नगरीय समुदायों में परंपरागत संस्थाओं की निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी नगर की ओर जनसंख्या का जो भी वो हुआ है प्रवसन, लेकिन उस वहाँ पे भी जो व्यवस्था पाई जा रही है, क्या उसमें जाति को वरीयता दी जा रही है, या व्यवसाय का जो स्वरूप है क्या ये वो परिवर्तित हुआ है। जाति आधारित से परिवर्तन होकर जो एस्क्राइब्ड और अचीव्ड जो परिस्थितियाँ होती थी, एक एस्क्राइब परिस्थिति मतलब अर्जित, और एक प्रदत्त जो दी गई है। जाति क्या है, प्रदत्त है, हमें जन्म के साथ मिलती है जाति। और व्यवसाय का जो स्वरूप था, पहले क्या था कि जिस जाति में जन्म लेंगे वही व्यवसाय अपनाना है। वर्तमान में क्या है, नगरों की ओर जब जनसंख्या का प्रवसन हुआ, औद्योगिकरण, और जब एलपीजी आया भारत में, और उससे पहले जब आज़ादी मिली, उसके बाद उस समय का जो काल था वहाँ पे परिवर्तन का समय जो भी रहा है, उसके बाद का जो समय रहा है, वहाँ से जो भी डेटा है, जो भी योजनाएं चलाई गई या फिर जो भी परिवर्तन आए हैं उसको जोड़ के पढ़ना होता है। और फिर नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता, मतलब कि अब वर्ग संरचना से मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा फोकस है। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं नहीं मतलब करता है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त है तो आपको समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो वही वर्ग संरचना एवं गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। निर्जातीय विविधता एवं सामुदायिक एकीकरण, नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता,
निर्जातीय विविधता एवं सामुदायिक एकीकरण, नगरीय पड़ोस, ग्रामीण नगरीय भिन्नता, जनांगीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन, ये सारे टॉपिक इस यूनिट में हैं, 6 नंबर यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है 7 नंबर, या आप चैप्टर कह सकते हैं, 7 नंबर जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें सिलेबस में, उसमें है धर्म और समाज। इसमें क्या क्या पढ़ना है? विभिन्न धार्मिक समूहों का आकार, वृद्धि और क्षेत्रीय वितरण, अंतर धार्मिक अंतरक्रियाएं और उसकी अभिव्यक्ति, धर्म परिवर्तन, सांप्रदायिक तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांप्रदायिक तनाव, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक पद और तथा धार्मिक रूढ़िवादिता की समस्या। और इस समय ये इसलिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दों में शामिल है। इस समय विश्व में काफ़ी अस्थिरता की स्थिति है। आप सभी को पता होगा इस समय जो कट्टरवाद फैल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इसलिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या की गत्यात्मकता, और ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इस बार जो 2021 का भी जनसंख्या का जो भी सेंसस आना था, अभी कोविड के कारण बहुत अच्छे से अभी नहीं हो पाया सेंसस, तो इस वजह से रुका हुआ है। 2011 का डेटा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, 2011 का, और जो भी अभी लेटेस्ट डेटा आएगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो डेटा के साथ साथ आपको जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और उनकी जो डेफिनीशन होती है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, प्रजननता एवं मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जो पक्ष हैं, जननांकीय नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक तत्व एवं परिणाम। नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र में नारी और समाज को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, नारी सशक्तिकरण, नारी की स्थिति, या फिर जो भी रेडिकल चेंज हो रहे हैं, या मतलब एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपको। ये अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आपके एसए में भी हेल्प करेगा, आपके सोशल इशूज़ वाले पोर्शन में भी हेल्प करेगा, जीएस में पेपर 1 में, और साथ में आपको ये समाजशास्त्र में तो करेगा ही करेगा। समाजशास्त्र के आपके दोनों पेपर में कर सकता है, पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पेपर 2 में भी। तो इसको अच्छे से ध्यान से कई डायमेंशंस में आपको तैयार करना होगा। नारी की जनसंख्यात्मक वितरण जो भी है, विवरण, रेशियो जो भी इस समय चल रहा है वो डेटा, आप डेटा ज़रूर तैयार करिएगा क्योंकि कोई भी बात आप जब कॉन्क्रीट लिखते हैं तो आंसर भी देने, कोई भी एग्जामिनर को उस पर मार्क्स देने का मन करता है। क्यों? आपसे पूछा जाए आपका एड्रेस, आपका नाम, आप ये बोलिए इस शहर में मैं रहता हूँ, उसके बाद आप पर्टिकुलर एड्रेस मत दीजिए, आप उस शहर में आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं, ये चांसेस होंगे। उसी तरह आंसर राइटिंग में भी आप ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आपको इतना तैयारी रखनी है कि उससे जुड़ा आप डेटा दे सकें, और उससे जुड़े समर्थन में कहे गए वाक्य अगर किसी विचारक के हैं तो आप दे सकें। एब्स्ट्रैक्ट आंसर पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, कॉन्क्रीट आंसर पे ही मार्क्स मिलते हैं। फिर आप लिख के चाहे 5 पन्ना आइए, 4 पन्ना आइए, पन्ने से मतलब नहीं होता है, आपको कॉन्क्रीट आंसर लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे। यूनिट 10 परिवर्तन एवं विकास के आयाम, सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, सूचक प्रवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत, आंतरिक एवं बाह्य सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। अब परिवर्तन वाला टॉपिक आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है, पेपर 2 में भी पढ़ना है, वहाँ पे यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, वहाँ ये जनरलाइज है, वहाँ पूरा आपका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग पढ़ना है वहाँ पे। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन एक फिक्स होता है, तो इस टॉपिक को भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन जहाँ से आपके फिक्स मार्क्स हैं उसको अच्छे से तैयार रखेंगे तो वहाँ पे आप एक तरह से कॉन्क्रीट आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि सारा डेटा भी दिमाग में रखना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के डेटा अगर आप तैयार कर लेते हैं
उससे जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी आप रख लेते हैं दिमाग में कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये डेटा देना है, तो उससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको मार्क देने के लिए। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। परिवर्तन के प्रेरक, जनसंचार, जनसंचार बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा एवं संप्रेषण, आधुनिकीकरण एवं नियोजित परिवर्तन की समस्याएं, नियोजन की वैचारिकी रणनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, पर्यावरण, बेकारी और नगरीय विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुधार आंदोलन में कृषक, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दलित के संदर्भ में पढ़ना है। परिवर्तन के जो भी परिवर्तन एवं विकास से जुड़े जो भी डायमेंशंस हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और सिलेबस को तैयार करिए, हमारे ऐप से जुड़िए, क्लास से आइए, जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।